हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, अब मैक्सिमम बच्चों का एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स खत्म हो चुका है और अब सारे के सारे बच्चे बस इस जद्दोजहद में लग गए हैं कि मेंस की प्रिपरेशन चालू कैसे करनी है। भाई, राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए, किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चन करने चाहिए और कहाँ से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब बहुत सारे भर भर के आप लोगों के क्वेश्चन हैं। आज उस हर क्वेश्चन का मैं बहुत डिटेल में आंसर करने वाला हूँ। इसके साथ गाइस, मुझे ये जरूर बताइए कि आप क्या ये सुनना चाहते हैं कि मैं किस रूटीन को फॉलो करता था जब मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। अगर आप लोग मेरा डिटेल रूटीन समझना चाहते हैं कि मैं किस टाइम पे मॉक देता था, कैसे एनालाइज करता था, फिर उसके बाद कैसे प्रैक्टिस करता था, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर मैं अगला जल्दी से उसके लिए भी सेशन लेके आऊंगा कि प्रॉपर रूटीन क्या होना चाहिए आपका मेंस के लिए। अब देखो गाइस, मेंस की प्रिपरेशन चालू करनी है तो आई नो आप में से मैक्सिमम बच्चे अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके मेंस की स्ट्रैटेजी देख चुके होंगे या यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स या अलग अलग मेंटर्स की यूट्यूब स्ट्रैटेजी समझ चुके होंगे। भाई, मेंस में हमें क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए। गाइस, यही सेम स्ट्रैटेजी हजार बच्चे हर साल फॉलो करते हैं। हजार भी नहीं, लाखों बच्चे हर साल फॉलो करते हैं। बट ऐसा क्यों होता है कि उनमें से 0.01% बच्चे ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, बाकी सबके सब फेल हो जाते हैं। बिकॉज ये सारे के सारे बच्चे एक भेड़चाल में लग जाते हैं। भाई, प्री खत्म हुआ, भेड़चाल में लग जाओ, मेंस की स्ट्रैटेजी फॉलो करो। भाई, किसी टीचर की स्ट्रैटेजी समझ लो, किसी वेबसाइट पे जाके स्ट्रैटेजी पढ़ लो, या कोई हमारा दोस्त है जिसने एक साल पहले एक मेंस निकाला था किसी एक एग्जाम का, उससे पूछ लो भाई तुमने क्या करा था, कैसे करा था। अब यही सेम चीज हर साल लाखों बच्चे करते हैं, उनमें से कुछ सैकड़ों ही पार हो पाते हैं, बाकी सबके सब फेल हो जाते हैं। ऐसा होता है ना गाइज। आप और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानते होंगे जो हर साल प्री निकालते हैं। मतलब एग्जाम बाय एग्जाम जितने भी एग्जाम आए, वो हर बच्चा हर एग्जाम का प्री निकाल लेता है और हर एग्जाम के मेंस में फेल भी होता है। कभी आपने उससे बात करी या उससे पूछा ऐसा क्यों होता है, तो वो आपको हमेशा ही बोलेगा यार मैंने मेहनत तो पूरी करी थी, भाई दिन रात एक करके मैंने पढ़ाई करी, पूरी प्रिपरेशन करी, मॉक टेस्ट दिए, पता नहीं फिर भी क्यों मेरा कभी एग्जाम मेंस तो मेरा पार हो ही नहीं रहा है और फिर उसकी वजह से इवेंचुअली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो गाइस, आज ना हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला स्ट्रैटेजी और दूसरा माइंडसेट। तो ये दो चीजें हैं, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, बट आज पहले बात करते हैं माइंडसेट की। भाई, उस बच्चे का क्या माइंडसेट होता है जिसका बस प्री निकल पाता है बट मेंस कभी नहीं निकलता। अब अगर आपको ऑलरेडी माइंडसेट के बारे में सब कुछ पता है तो स्क्रीन पे अभी जो टाइम स्टैम्प आ रहा है, मतलब जिस टाइम पे आप जा सकते हैं उस टाइम पे डायरेक्टली क्लिक करें और आप डायरेक्टली स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। तो भाई, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एग्जाम के दो फेजेस होते ही क्यों हैं। भाई, एग्जामिनर क्यों एक प्रीलिम्स लेता है उसके बाद मेंस लेता है। भाई देखो, प्रीलिम्स लेने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, बिकॉज एग्जामिनर वहां ये चेक करना चाहता है कि जिस कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो डेडलाइन पे अच्छे से काम कर सकता है या नहीं। मतलब अगर उसको बोल दिया जाए कि आपके पास 1 घंटा है और आपको 100 क्वेश्चन जितना बड़ा टास्क करना है, तो क्या आप वो काम कर सकते हो और कैसे आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो और अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली हर सेक्टर में होता है कि आपको डेडलाइंस पे काम करना ही पड़ता है। तो प्रीलिम्स होता है आपका डेडलाइंस चेक करने के लिए, वही मेंस होता है आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट या आपके मेंटालिटी चेक करने के लिए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी या स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है या नहीं। बिकॉज गाइस, आपने जितनी बार भी देखा होगा ना, मेंस का स्कोर आपका बहुत कम आएगा, बिकॉज मेंस में एक्चुअली एग्जामिनर इतने मुश्किल क्वेश्चंस डालता है जानबूझ के, बस ये चेक करने के लिए कि जो बच्चे को मैं सिलेक्ट करूंगा वो इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का है कि वो अपने आप को उस प्रेशर सिचुएशन में काम रख पाए। गाइस, ये ना एक एग्जांपल है 2018 का, मैं जो काफी बार बच्चों को दे चुका हूं अपने लाइव सेशन में, मैं 2-3 बार डिस्कस भी कर चुका हूं कि 2018 में जब एसबीआई पीयू का मेंस मैंने दिया था ना, तब क्वांट में पता है आपको कितना कट ऑफ गया था? क्वांट का कट ऑफ था 0। मतलब 0 मार्क्स स्कोर करने वाला बच्चा 2018 में एसबीआई पीओ बना। भाई, एसबीआई इतना बड़ा बेवकूफ तो है नहीं कि वो एक 0 मार्क्स वाले बच्चे को अपना एज अ पीओ रिक्रूट करे। बट ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उस साल इतने मुश्किल क्वेश्चंस डाले थे उन्होंने क्वांट में कि 99% बच्चे नेगेटिव मार्किंग लेके आए थे। तो जो बच्चा 0 मार्क्स भी लेके आया था ना, वो भी इस लायक बन सकता था कि वो एसबीआई पीओ बन सके। तो समझे मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपको अपना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप कई बार देखना, मॉक टेस्ट में हो सकता है आपके पास 5 नंबर आए, पर उन 5 नंबर में क्वांट में आपका परसेंटाइल आ जाएगा 95, या हो सकता है इंग्लिश में आपके 7-8 नंबर आए, पर उन 7-8 नंबर में आपका परसेंटाइल 90+ आ जाएगा। तो आपको ये चीजें देखनी है, एक प्रीलिम्स के माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा जब मैं मैक्सिमम स्पीड पे और मैक्सिमम क्वेश्चंस करना चाहता हूं। बिकॉज मेंस के लिए आपको एक्यूरेसी हाई रखनी पड़ेगी, चाहे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी करके आओ। इसी के साथ आपको अपना फंडामेंटल बिल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब देखो, प्रीलिम्स तो आपका फंडामेंटल बिल्डिंग के बिना भी निकल ही जाता है। भाई, आप इजी टॉपिक्स कर लो, क्वाड्रेटिक कर लो, नंबर सीरीज कर लो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर लो, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन कर लो, डायरेक्शन सेंस इनइक्वालिटीज कर लो, वैसे इंग्लिश में एरर डिटेक्शन सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर लो। मतलब इजी टॉपिक हर सेक्शन से कर लो और आपका प्रीलिम्स तो निकल जाएगा। बट ये सेम टेक्निक आपकी मेंस में बिल्कुल नहीं चलने वाली।
भाई मेंस में अगर आपका हर टॉपिक का फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो आप ये मान के चलो ये पेपर आपसे नहीं निकलेगा। तो इस पेपर की प्रिपरेशन करते टाइम सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि आपको अपने फंडामेंटल्स पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब क्वांट की अगर बात करें तो मैक्सिमम बच्चे अरिथमेटिक को सीरियसली नहीं लेते प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, जबकि मैं हर बार आपको बोलता हूं कि प्रीलिम्स के रिगार्डिंग चाहे आप एक बार अरिथमेटिक को इग्नोर कर सकते हो, बट मेंस कभी भी अरिथमेटिक को इग्नोर करके आपका नहीं निकल सकता। बिकॉज देखो मेंस में अगर क्वांट की बात करें तो टोटल डेटा इंटरप्रिटेशन आने वाला है, और डेटा इंटरप्रिटेशन का हर क्वेश्चन अरिथमेटिक के बिना नहीं बनने वाला। तो समझे यहाँ पे आपको माइंडसेट कितना ज्यादा चेंज करना पड़ेगा, अपना साथ ना अपना थोड़ा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज देखो हम प्रीलिम्स की जितने टाइम प्रिपरेशन करते हैं तो हम मैक्सिमम 1 घंटा बैठ पाते हैं, वो भी मॉक टेस्ट के लिए। बट जो मेंस हमारा एग्जामिनेशन होता है वो 3 घंटे का होता है, और आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो 3 घंटे एक जगह पे बैठ के कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे या किसी एक चीज को फोकस पूरा दे पाएंगे। बिकॉज हमें उतना आदत नहीं होता, बिकॉज हमने कभी उस पैटर्न पे प्रिपरेशन नहीं करी होती। बट मेंस के रिगार्डिंग माइंडसेट के साथ साथ थोड़ा शेड्यूल भी चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और शेड्यूल की बात करें तो देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको शेड्यूल को इस तरीके से अपना डिजाइन करना पड़ेगा कि आप लंबे लंबे सिटिंग्स करना चालू करो। मतलब जब एक बार में पढ़ने बैठते हो तो कोशिश करो लंबे सिटिंग करो, चाहे 1 या 2 या 3 ही करो दिन में, बट 3, 3.5 या 4 घंटे के लंबे सिटिंग्स करना चालू करो। अब आई नो कि मैक्सिमम बच्चों को ये मुश्किल चीज लगेगी कि सर एकदम से इतने बड़े बड़े सेटिंग कैसे करेंगे, बट गाइस एग्जामिनेशन का पैटर्न ही ऐसा है कि वो आपको ये चाहते हैं कि आप 3 घंटे एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो। बट अगर हम वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हमारे एग्जामिनेशन में कॉन्सेंट्रेशन बार बार भागेगा दूसरी तरफ। तो इसलिए लंबे लंबे सिटिंग्स करना चालू करो, और इसी के साथ कोशिश ये करो कि आप ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट दे सको। बिकॉज जब आप ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट देना चालू करोगे ना, फिर ना चाहते हुए भी आपको वो 3 घंटे की सिटिंग करनी ही पड़ेगी। और इसी के साथ ही जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो कभी भी आपको मॉक टेस्ट पॉज नहीं करना है। यानी मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो मॉक टेस्ट सबमिट कर देते हैं और बोलते हैं सर हम तो बाद में सॉल्व करेंगे आराम से बैठ के। भाई जब आप ये थिंकिंग लेते हो ना कि सब कुछ देखा जाएगा तो फिर ना एग्जामिनेशन से और दूर होते रहते हो, मतलब सिलेक्शन से और दूर होते जाओगे। तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इतना सिंसियरली या उतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ दो, ये मान के कि ये हमारा फाइनल एग्जामिनेशन ही है। बिकॉज फिर जो उसका रिजल्ट आएगा ना उस मॉक टेस्ट का, फिर आप ये मान के चलो कि उससे डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। भाई अगर आपने एक सिंसियरली मॉक टेस्ट दिया और आपका फिर भी 80% आया, फिर आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बट आपने अगर एक सिंसियरली मॉक टेस्ट दिया और आपका 90+ आया, तो आप ये मान सकते हो कि भाई इस बार का आप मेंस निकालने वाले हो। तो इससे आपको एक रियलिटी चेक भी मिलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको कितने और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फाइन। तो अगर ये माइंडसेट चेंज नहीं करोगे ना तो उस बच्चे की तरह बन जाओगे जो प्री तो निकाल लेता है बट मेंस में हर बार बाहर हो जाता है। तो हमें वो बच्चा नहीं बनना। फाइन। तो ये हो गई बात माइंडसेट की। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा अपना पेपर, किस सेक्शन की किस तरीके से किस रिसोर्स से प्रिपरेशन करें कि हमारा एग्जामिनेशन पहली बार में निकल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 नए सेक्शंस की, जीके की और डिस्क्रिप्टिव की। तो सबसे पहले जीके की बात करें तो बच्चों के 2 बहुत बड़े डाउट्स होते हैं। भाई पहला कि कितने महीने का हमें जीके पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा किस सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस अगर कितने महीने के जीके की बात करें तो देखो टाइम अगर कम है आपके पास तो आप 4 महीने का जीके पढ़िए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा जनवरी में एग्जामिनेशन है तो आप उल्टे सीक्वेंस में पिछले 4 महीने उठा लो। मतलब पहले दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर। ठीक है, अगर टाइम कम है। ठीक है, बट आइडियली आपको 6 महीने का जीके पढ़ना चाहिए। मतलब जैसे आपका एग्जामिनेशन जनवरी में है तो आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जीके पूरा पढ़ना चाहिए। तो देखो सोर्सेज के बारे में बता देता हूं आपको। देखो सोर्सेज मैंने 5 सोर्सेज अपने लाइव सेशन में भी डिस्कस करे थे। वो 5 सोर्सेज हैं, अफेयर्स क्लाउड का कैप्सूल, द हिंदू रिव्यू का कैप्सूल, और उसके बाद ऑलिव बोर्ड का बोल्ट, ग्रेड अप का कैप्सूल और प्रैक्टिस मॉक का बजूका। ये 5 सोर्सेज हैं, इनमें से कोई भी आप 2 उठा सकते हो। मतलब किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अब अगर मैं आपको एडवाइस करूं, आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो मैं आपको 2 कॉम्बिनेशन सजेस्ट करता हूं। पहला आप द हिंदू रिव्यू उठा सकते हो, इसके साथ अफेयर्स क्लाउड का वो क्वेश्चन आंसर वाला कैप्सूल उठा सकते हो, या दूसरा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो अफेयर्स क्लाउड का क्वेश्चन आंसर वाला कैप्सूल और उसके साथ ऑलिव बोर्ड का बोल्ट। मतलब ये 2 मेरे सजेशन है। इसके अलावा आप जो भी चाहो इन 5 में से कोई भी 2 उठा सकते हो। फाइन। अब पढ़ना क्या क्या है, देखो बेसिक 2 चीजें, मतलब 2 कंपोनेंट जो जीके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है करंट अफेयर्स और दूसरा होता है बैंकिंग अवेयरनेस। फाइन। अब सबसे पहले अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो बार बार एग्जामिनर ना रिपीट करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल बात करें तो इंडेक्स, अब देखो अलग अलग ग्लोबल इंडेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हंगर इंडेक्स या डेवलपमेंट इंडेक्स या हैप्पीनेस इंडेक्स। तो आपको ये अलग अलग इंडेक्सेस में इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए। इसके साथ आपको और क्या पता होना चाहिए कि भाई ये इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। जब 2018 में एसबीआई पीओ मैं दे रहा था ना, तब एक क्वेश्चन आया था कि एक इंडेक्स का नाम दिया था कि भाई ये वाला एक इंडेक्स है, इसमें इंडिया की ये रैंक है
और वो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस इंडेक्स को रिलीज करता है, और मैं बाई चांस वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पढ़ के गया था, तो मैं उसका आंसर मार्क कर पाया, बट वहां फिर मैक्सिमम बच्चों को उसका आंसर नहीं पता था। तो आप अब इस तरीके से प्रिपरेशन करो, इंडेक्स प्लस उसमें इंडिया की रैंक कितनी है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उस इंडेक्स को रिलीज करता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, मतलब उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका हेड कौन है, मतलब ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ आपको ये पढ़ना है कि भाई अलग अलग एड्स, मतलब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कितना पैसा दिया और किस चीज के लिए दिया, ऐसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को कितना पैसा दिया और किस चीज के लिए दिया। इसी के साथ अलग अलग जीडीपी एस्टिमेशन, भाई किस बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का कितना जीडीपी एस्टिमेट करा है और किस साल के लिए करा है, बिकॉज कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का जीडीपी 2021-22 के लिए बता रहे होंगे और कुछ 2022-2023 के लिए बता रहे होंगे। तो इसको अलग अलग करके याद रखना और प्रॉपर जीडीपी एस्टिमेशन कितना कितना है वो याद रखना। इसके साथ बजट, अब देखो बजट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते बट स्टिल पूछे जाते हैं, तो क्या करो बहुत ज्यादा टाइम मत देना बजट में। अलग अलग वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल अफेयर्स क्लाउड पकड़ लो। अफेयर्स क्लाउड में एक बहुत छोटी सी समरी होगी 1-2 पेज की बजट के रिगार्डिंग, बस वो समरी पढ़ो, उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं, जब भी आप किसी कैप्सूल से या समरी पढ़ रहे हो ना, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ता था। ऑनलाइन ना उसको मार्क करते रहो, अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलता है तो उसको तो लाइन बाय लाइन वहीं पे मार्क कर लो, फिर जब रिवीजन करने आओगे तो आपको पता होगा आपको हाईलाइटेड पार्ट पढ़ना है। और अगर आप प्रिंट आउट निकाल के उसका हार्ड कॉपी लेके पढ़ते हो तो वहां उसको लाइन मार्क करते रहो, बिकॉज जब आप रिवीजन करने आओगे ना तो आपको जीरो से ना पढ़ना पड़े, इसलिए वही नोट्स बनाते रहो। अब मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप कॉपी पेन लेके हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाओ, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है, वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे, मतलब पर्सनली मुझे, बिकॉज अब ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है, हमें पढ़ना बहुत ज्यादा है, और हाईलाइट करके मैं रिवाइज करूंगा तो मेरा ऑब्वियसली उसमें ही काम हो जाएगा, तो मैं हैंड रिटन नोट्स प्रेफर नहीं करता हूं। ठीक है, और इसके साथ जब इतना कर लो ना तो एक बार कोशिश करना कोई क्विज दे दो। अब क्विज अलग अलग वेबसाइट्स के क्विज होते हैं, इसके साथ ऑनलाइन आपको क्विज मिल जाएंगे, मतलब अलग अलग टीचर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है, फॉर एग्जांपल अड्डा या ऑलिव बोर्ड करके, ये ना आपको मंथली 200 क्वेश्चन दे देंगे आपको, मतलब इनके वीडियोस डले होंगे 200 क्वेश्चन मंथ वाले या 500 क्वेश्चन मंथली वाले या वीकली 150 क्वेश्चन वीकली वाले। इनके ना वीडियोस बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब आधा घंटा 1 घंटा में ना ये लोग आपको 200-400 क्वेश्चन करवा देंगे, मतलब रिवीजन आपका पूरा वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियोस भी देख लेना जब एक बार आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो ये बात हो गई करंट अफेयर्स की। इसके बाद अगर बात करूं बैंकिंग अवेयरनेस की, तो बैंकिंग अवेयरनेस का मैंने कहां से पढ़ा था भाई, मैंने आपको फ्रैंक बताता हूं, मैंने अड्डा 247 पे कुछ सर थे, मैंने उनसे पढ़ा था, उनके वीडियो लेक्चर्स थे कुछ 15-20, वो 15-20 वीडियो लेक्चर्स देखे थे मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, दैट्स इट। उससे मेरा पूरा बैंकिंग अवेयरनेस खत्म हो गया, और उसके बाद फिर एग्जाम में उसके अलावा कुछ पूछा भी नहीं गया, तो मेरी पूरी प्रिपरेशन उन 15-20 वीडियोस से हो गई थी। तो अब अगर आप चाहो तो आप भी उन्हीं वीडियोस को देख सकते हो। अब मैं पर्टिकुलरली ना बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बुक या किसी पीडीएफ को रिकमेंड नहीं करता। अब बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि अरिहंत का ये वाला बुक बाय कर लो या ये वाला पीडीएफ से बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लो, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज बैंकिंग अवेयरनेस ना बहुत छोटा सा पार्ट है और ये एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आता है। तो आप क्या करो, एक बार जल्दी से वीडियो कोर्स देख लो, वो 15-20 वीडियो है वो देख लो, हर दिन एक देखोगे तो भी 15-20 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो उसका हैंड रिटन नोट्स बना लो, मतलब जब आप वीडियो देख रहे हो तो हैंड रिटन नोट्स साथ साथ में बनाते रहो, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे 15-20 दिन होने के बाद आपके पास खुद के बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स होंगे, और उसको जब बार बार रिवाइज करोगे तो आपका काम और जल्दी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बुक कोई रिकमेंड नहीं करता हूं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। फाइन। अच्छा हाँ, करंट अफेयर्स में एक चीज और रह गई है, आपका स्कीम्स। अब आरआरबी जो हमने देखा था ना, उसमें स्कीम्स पे बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस करा था। तो अब आप क्या करो, 2 पार्ट्स में स्कीम करो, एक सेंट्रल स्कीम, एक स्टेट लेवल स्कीम। सेंट्रल स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको बाय हार्ट याद करना है, भाई उस स्कीम का नाम कितना है, उसमें कितना ओवरले है, मतलब कितना पैसा दिया है सरकार ने, और पर्टिकुलरली किस सेक्शन को वो स्कीम टारगेट कर रही है। और वैसे ही अगर स्टेट लेवल स्कीम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेट के लिए ये स्कीम है, किसको टारगेट कर रही है, मतलब किस सेक्शन को टारगेट कर रही है, भाई गरीब तबके को टारगेट कर रही है या लेडीज को टारगेट कर रही है, मतलब अलग अलग सेक्शंस को टारगेट कर रही है, और कितना पैसा दिया है सरकार ने इसके लिए। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, मतलब स्टेट लेवल स्कीम और सेंट्रल लेवल स्कीम, ये दोनों चीजें आपको और याद रखनी पड़ेंगी। फाइन, तो आई थिंक मोटा मोटा जीके के बारे में बात हो गई है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। गाइस देखो, डिस्क्रिप्टिव में मैक्सिमम जनता आपको सही तरीके से गाइड नहीं करेगी, और इसकी वजह से मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को इग्नोर करते हैं। गाइस एसबीआई में 25 मार्क्स का आएगा और आईबीपीएस में 50 मार्क्स का आएगा, और अगर ये मार्क्स आप स्कोर नहीं कर सकते हो तो आप ये मान के चलो आप पेपर एग्जाम क्लियर करने लायक ही नहीं हो, बिकॉज ये जो 25 मार्क्स या 50 मार्क्स है ना, ये पूरे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा ईजी है आपका मार्क्स को स्कोर करना। अब ये स्कोर आप कैसे करोगे, मैंने आपको अपने लाइव सेशन में भी बताया था, अगर आपने वो अटेंड नहीं करा था तो फिर बोल देता हूं कि आपको आज से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ने की राइट टेक्निक क्या होती है ये मैं अपने लाइव सेशन में डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने वो लाइव सेशन नहीं देखा है तो एक बार उसको जल्दी से देख लेना।
वो सेशन थोड़ा लंबा है तो इंटू 2 करके देखना, मतलब डबल की स्पीड में देखना उसको, ठीक है। अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसके 3 फायदे होंगे आपको। सबसे पहला आपका जीके ऑब्वियसली अच्छा होगा, करंट अफेयर्स आपका अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश का रीडिंग पार्ट आपका अच्छा हो जाएगा, और इसके साथ आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। गाइस देखो, डिस्क्रिप्टिव में हमेशा पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी मैं किसी बच्चे को बोलता हूं आप इस टॉपिक पे ऐसे लिखो या इस टॉपिक पे लेटर लिखो, तो हम लिखने तो बैठ जाते हैं पर हमारे दिमाग में ना आइडियाज नहीं आते, एक थॉट प्रोसेस नहीं चलता हमारे दिमाग में कि अब हम क्या लिखें। मैक्सिमम बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। तो वो ब्लैंक अगर आप एग्जामिनेशन में हो गए ना, तो आपके वो एग्जाम में सबसे इजी मार्क्स स्कोर करने रह जाएंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा, सबसे पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की प्रिपरेशन चालू करो। डेली बेसिस पे कोई भी एक एडिटोरियल पढ़ो और उस एडिटोरियल का प्रीसी लिखना चालू करो। मतलब बाय प्रीसी आई मीन समरी, मतलब बुलेट पॉइंट्स में लिखना चालू करो कि भाई वो एडिटोरियल आखिर बोलना क्या चाहता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हम खुद तो लिख तो लेंगे बट उसको चेक कौन करेगा। तो देखो, मैं आपको 2 वेबसाइट्स बता रहा हूं, उन 2 वेबसाइट्स में अगर आप अपना प्रीसी या ऐसे या लेटर लिख के डालोगे ना, तो वो आपको उसको आपका ग्रामेटिकल या आपको कॉन्टेक्चुअल मिस्टेक्स बता देगा। उन 2 वेबसाइट्स का नाम है, पहला है ग्रामरली और दूसरा है डुओलिंगो। ये दोनों ऐप्स में आप किसी भी ऐप पे अपना ऐसे या लेटर डाल दो तो आपको आपकी गलतियां बता देते हैं, ठीक है। बट गाइस अगेन बोल रहा हूं, आपको डेली बेसिस पे रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी और रीडिंग के साथ साथ आपको अब राइटिंग हैबिट्स भी डालनी पड़ेंगी। फाइन, तो डेली बेसिस पे आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगा। अब देखो, प्रीसी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे कैसे लिखोगे भाई, 500 वर्ड का ऐसे आएगा, तो एक हफ्ते में कोशिश करो कि एटलीस्ट एक ऐसे एक टॉपिक पे तो लिख ही सको। और ऐसे चेक कैसे होगा, उन 2 वेबसाइट्स पे डाल देना, आपका ऐसे वो प्रॉपर चेक करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो एक हफ्ते में एक ऐसे एटलीस्ट देना है, अगर उससे ज्यादा कर पाते हो तो बहुत अच्छा है। और डेली बेसिस पे आपको बुलेट पॉइंट्स और प्रीसी तो लिखने ही लिखने एडिटोरियल्स के। इसके साथ लेटर 2 टाइप के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है बिकॉज बहुत इजी टॉपिक होता है। इनके सिंपल फॉर्मेट्स होते हैं, नेट पर जाके सर्च करोगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, एक वो आ जाएगा आपके पास फॉर्मेट, और दूसरा सर्च कर लो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, तो वो आपके सामने आ जाएगा। उनको आप याद कर लो और उसके बीच में जो आपको सब्जेक्ट लिखना है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। फाइन, तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की, क्वांट की। गाइस देखो, मैक्सिमम बच्चों को ये तो पता होता है कि क्वांट में आएगा क्या, बट उनको ये नहीं पता होता कि उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब जो मैं हर बार हर बच्चे को आपको सजेस्ट करता हूं वो ये कि भाई मेंस के रिगार्डिंग आप कुछ बुक्स को फॉलो करो। भाई ऑनलाइन कोर्सेज आप जितने भी ले लो, मेंस के रिगार्डिंग कुछ भी काम नहीं करने वाला। देखो, मेंस के रिगार्डिंग ना आपको ऑनलाइन कंटेंट ही नहीं मिलेगा, बिकॉज जब मैं प्रिपरेशन करता तो मुझे ही पता है, मैं खुद परेशान हो जाता था, बट मुझे कंटेंट मिलता ही नहीं था। भाई अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके सर्च करता था, यूट्यूब पे सर्च करता था, पर मेंस के रिगार्डिंग ना डायरेक्ट उस लेवल का कभी कंटेंट मिला नहीं। तो अब आपको कैसे करना है, बस कुछ बुक्स बोल रहा हूं, उसका नाम नोट कर लो और वो बुक्स आप आज ही खरीद लो या उनका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। पहला बुक है क्वांट के रिगार्डिंग, क्वांटम एप्टीट्यूड या क्वांटम कैट बाय अरुण शर्मा। वैसे एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय निशीत सिन्हा और एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय सर्वेश वर्मा। ये 3 बुक्स हैं, इनमें से कोई भी एक बुक डाउनलोड कर लो या ऑर्डर कर लो, बाय कर लो, बट उसको जरूर 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 फॉलो करो गाइस, बिकॉज मेंस के रिगार्डिंग आपकी प्रिपरेशन तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक आप कैट का मटेरियल नहीं पढ़ोगे। एंड आई नो फॉर श्योर कि आपको कैट का मटेरियल बहुत मुश्किल लगेगा। उसके गाइस उसके अंदर ना आपको 3 लेवल मिलेंगे, एलओडी 1, एलओडी 2 और एलओडी 3। हमेशा ये कोशिश करो कि एलओडी 1 और एलओडी 2 के क्वेश्चन तो आप नींद में भी कोई उठा के आपसे पूछे तो आप कर पाओ, और हमेशा कोशिश करो एलओडी 3 के कुछ क्वेश्चंस तो आप कम से कम बना ही सको। आपको बहुत मजा आएगा और आप मुझसे लिखवा के ले लो कि आप एग्जामिनेशन अगर इन कैट के बुक से करोगे ना तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। फाइन, इसके साथ और क्या कर सकते हो, गाइडली का एक पूरा बंडल आता है, गाइडली का पीडीएफ बंडल आता है, वो भी आप कहीं से डाउनलोड कर लो या कहीं से आपको मिल जाता है तो वो भी ले लो, नहीं तो ऑर्डर कर दो, ठीक है। वो गाइडली का बंडल आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा बिकॉज उनका मेंस का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। फाइन, इसके साथ ना अगर आपको गाइडली का मटेरियल फ्री में चाहिए तो आप मुझे जरूर बताना, बिकॉज मेरे पास एक पीडीएफ का बंडल पड़ा है, वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। फाइन, और इसी के साथ कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे सको। गाइस आपको ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा अगर आप मेंस के लिए सीरियस हो तो। गाइस मैंने जो लाइव सेशन में बोला था तो बहुत सारे बच्चे सीरियस थे, तो उन्होंने मुझे अपना प्रॉपर स्कोर कार्ड भेजा है। उन्होंने मुझे मेरा टेलीग्राम पे पर्सनल चैट पे अपना स्कोर कार्ड शेयर करा और बताया कि सर हम ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने ऑलिव बोर्ड का मॉक दिया, कुछ ने प्रैक्टिस मॉक का और कुछ ने टेस्ट जोन का। भाई आप कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो, बट मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखो। फाइन, और इसी के साथ इस टाइम क्वांट में ये कोशिश करो कि आप मैक्सिमम टाइम अरिथमेटिक को दो, बिकॉज अरिथमेटिक जितना ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा क्वांट में उतना ज्यादा स्कोर करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। फाइन, तो ये बात हो गई पूरी क्वांट की। अब बात करते हैं रीजनिंग की। अब देखो, नॉर्मल चीजें तो आपको पता है, जो नॉर्मल चीजें आती हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ये मतलब आएंगे ही पेपर में, मेंस में भी आते हैं, बट मेंस में ना इनका लेवल बहुत ऊपर का हो जाता है। इसके साथ ना कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि ब्लड रिलेशन भी होगा, उसमें डायरेक्शन सेंस भी होगा,
या इनइक्वलिटीज होंगी और उसके साथ डायरेक्शन सेंस होगा, मतलब मिसमैच करके वो क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे। इसके साथ कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके सामने, मतलब ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, या पजल्स आ जाएंगे, मतलब ये चीजें जो हमने सुनी हुई हैं। बट कुछ एक नई जो एंट्रीज होती है ना यहाँ पे रीजनिंग में, जो हमारे प्रीलिम्स में नहीं आता, वो है क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? इसमें आते हैं इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, या अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, या स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, या कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन जो अभी तक हमने प्रैक्टिस नहीं करी है या प्रिपरेशन नहीं करी है इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो इनकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? अगेन आप वो गाइडली का बंडल डाउनलोड कर लो, उसमें आपके इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके साथ मैं क्या सजेस्ट करता हूं, मैं आपको अगेन सजेस्ट करता हूं कि आप कैट का बुक फॉलो कर लो। भाई लॉजिकल रीजनिंग बाय अरुण शर्मा आती है एक बुक, वो कहीं से भी आपको बुक मिल जाएगी इजीली, पीडीएफ या ऑनलाइन उसको बाय कर लो, बट उस बुक को जरूर फॉलो करो, बिकॉज आपका ना दिमाग खुलने लगेगा। क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे फॉलो करना है, कैसे बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में, वो आपको उस बुक में मिल जाएगा, नहीं तो अलग अलग टीचर्स आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। बट क्रिटिकल रीजनिंग पे अब आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अजम्पशन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट कंक्लूजन या कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इन पे आपको अब ज्यादा फोकस करना है रिगार्डिंग रीजनिंग की प्रिपरेशन। फाइन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे? मॉक टेस्ट। भाई बिना मॉक टेस्ट के, मतलब आप ये मान के चलो मॉक टेस्ट में आपको इतने नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे ना जो आपको कहीं नहीं मिले होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जो आपकी मॉक टेस्ट में आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको याद रखो, और उसके साथ उनको बार बार रिवाइज करो। भाई मुझसे क्या गलती हुई थी, इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, किस मेथड से क्वेश्चन का आंसर ये लेके आए, और मुझे क्या नई चीज यहाँ मिल रही है। वो हर चीज के आपको नोट्स बनाने हैं। अगर ऑनलाइन फॉलो करते हो तो स्क्रीनशॉट लेना है, ऑफलाइन करते हो तो पेपर पेन पे लेके खुद के नोट्स बनाओ, बट हर चीज के नोट्स जरूर 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 बनाने हैं। फाइन। और अब आखिरी सेक्शन की बात करें इंग्लिश, तो भाई इंग्लिश की आप लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन करते आ रहे हो। अगर आपका रीडिंग पार्ट अच्छा है और वोकैबुलरी के आपको बेसिक कुछ इजी वर्ड्स आते हैं, तो भाई इंग्लिश की आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अब अगर डिस्क्रिप्टिव के लिए आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली वो और सोने पे सुहागा हो गया है कि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके साथ आप मॉक टेस्ट को ज्यादा फॉलो करो। अगेन बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट में आपको नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको बेसिक बुक्स में नहीं मिलेंगे। फाइन, तो वो चीजें आप फॉलो करो और कोशिश करो कि आप मॉक टेस्ट में अपनी ज्यादा से ज्यादा गलतियां पकड़ सको और उसको अच्छे से एनालाइज कर सको। गाइस मैं हमेशा ये बोलता हूं, जैसे मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट का एनालिसिस दो अलग अलग चीजें हैं। मॉक टेस्ट, जैसे मॉक टेस्ट को हम बोले ना राम, तो एनालिसिस है यहाँ पे राम का नाम, तो बोलते हैं ना राम से भी बड़ा राम का नाम। तो वैसे ही मॉक टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। तो गाइस यहाँ पे 3 घंटे का मॉक टेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले तो अपना आपको माइंडसेट क्लियर करना है, जो मैंने माइंडसेट की अभी बात करी, कि आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए कि मैं 3 घंटे एक जगह पे बैठ सकूं। बिकॉज अगर 3 घंटे एक जगह पे बैठ नहीं पाओगे ना, तो बार बार आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर होगा, तो उस पेपर में ना एग्जामिनेशन वाले दिन भी आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करो कि उस फेज या उस माइंडसेट में जा सको जहां 3 घंटे की सिटिंग एटलीस्ट करना चालू करो। फाइन, तो ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी रिगार्डिंग मेंस। अब अगर स्टिल आपके कोई भी क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लें, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट को बहुत डीपली और बहुत क्लियरली क्लियर आउट कर सकूं। फाइन गाइस, अगर आपको आज का सेशन पसंद आए देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।